हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल अचीव फिजिक्स पे। आज हम क्लास 10th आईसीएससी का एक चैप्टर कैलोरीमेट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, ये चैप्टर जो है वो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो एकदम बेसिक से इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं कि कैलोरीमेट्री होता क्या है। देखिए, कैलोरी का मतलब होता है हीट और मेट्री का मतलब होता है स्टडी। इसका मतलब कि जो हीट का स्टडी है, जिस चैप्टर में हम लोग हीट के स्टडी के बारे में पढ़ेंगे उसी को हम लोग कैलोरीमेट्री कहेंगे। ठीक है। अब सबसे पहला बात आता है कि हीट क्या होता है। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट एक एनर्जी का प्रकार होता है। ठीक है। जैसे अलग अलग प्रकार के एनर्जी होते हैं, वैसे हीट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है। तो अब एक एग्जाम्पल समझिए कि मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास एक मैटर है। मैटर मतलब कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी लिक्विड है मेरे पास। ठीक है। अब इस लिक्विड में बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे और ये पार्टिकल्स आपस में रैंडम मोशन कर रहे होंगे। सारा का सारा पार्टिकल्स किस में होगा भाई? रैंडम मोशन में होगा। सारा का सारा पार्टिकल्स एक रैंडम मोशन कर रहा होगा और इस रैंडम मोशन में, ये जो रैंडम मोशन है, इसमें पार्टिकल के पास मोशन जो है, पार्टिकल मोशन में है, तो मोशन के कारण जो एनर्जी होता है पार्टिकल के पास, वो कौन सा एनर्जी होता है? काइनेटिक एनर्जी। तो मतलब पार्टिकल के मोशन की वजह से जो एनर्जी है वो कौन सा एनर्जी है पार्टिकल के पास? काइनेटिक एनर्जी। अब एक बात बताइए, पार्टिकल रैंडम मोशन तो कर रहा है, वो ठीक है, लेकिन क्या दो पार्टिकल एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करने का कोशिश कर रहा होगा, खींचने का कोशिश कर रहा होगा ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? आप समझ पा रहे हैं बात को कि दो पार्टिकल के बीच में एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जिसके वजह से दोनों पार्टिकल एक दूसरे को अपनी ओर खींचने का कोशिश कर रहा होगा। ठीक है। तो ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसके वजह से जो एनर्जी आता है उसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। मतलब समझ में आया कि पार्टिकल के मोशन की वजह से जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी, और पार्टिकल के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जो एनर्जी है दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि देखिए, दो पार्टिकल एक दूसरे को जबरदस्ती अपनी ओर खींचने का कोशिश कर रहा है ना। तो मतलब इसके वजह से इसके पास पोटेंशियल एनर्जी, इसके वजह से इसके पास पोटेंशियल एनर्जी। देखिए, जैसे ये मार्कर है, मान लीजिए इस मार्कर को जमीन अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहा है, तो क्या हम बोल सकते हैं इस मार्कर के पास भी जमीन की वजह से या ग्रेविटी की वजह से एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा, है ना। वैसे ही हम लोग बोलेंगे कि जैसे इस मार्कर के पास एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, सिमिलरली ये दो पार्टिकल एक दूसरे को अपनी ओर खींच रहा है, तो इन दोनों के पास एक कौन सा है? एक पोटेंशियल एनर्जी होगा। ठीक है। और इस जो मैटर है उसका जो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, अगर हम इसके काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को जोड़ दें तो एक नया एनर्जी मिलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों इंटरनल एनर्जी। अगर एक नया काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी को जोड़ दिया जाए तो जो नया एनर्जी मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। बेसिकली इंटरनल एनर्जी टोटल एनर्जी ही है ना, काइनेटिक और पोटेंशियल का सम। और इसी इंटरनल एनर्जी को हम लोग बोलते हैं हीट एनर्जी। इसी इंटरनल एनर्जी को हम लोग क्या नाम दे देते हैं? हीट एनर्जी। समझ में आया? तो अगर आपसे पूछ दिया जाए कि हीट एनर्जी किस किस की वजह से होता है, तो हम लोग बोलेंगे कि एक काइनेटिक एनर्जी की वजह से होता है, दूसरा पोटेंशियल एनर्जी की वजह से। दोनों को जोड़ेंगे तो जो एनर्जी बनेगा वो इंटरनल एनर्जी, और एक्चुअली वही इंटरनल एनर्जी को हम लोग हीट एनर्जी का नाम देते हैं। ठीक है। अब सवाल उठता है कि यूनिट ऑफ हीट क्या होता है? यूनिट ऑफ हीट क्या होता है? तो आप ध्यान से समझिए कि यूनिट ऑफ हीट, ऐसे तो क्योंकि एनर्जी है तो एनर्जी की वजह से यूनिट ऑफ हीट एनर्जी
एनर्जी का ऐसा यूनिट जूल होता है, ठीक है। लेकिन जो कॉमनली यूज्ड यूनिट है, जूल यूज नहीं करते हीट एनर्जी के लिए, जो ज्यादा यूज होने वाला यूनिट है, जो कॉमनली यूज्ड यूनिट है, कॉमनली यूज्ड यूनिट का अगर बात किया जाए तो जो कॉमनली यूज्ड यूनिट है वो है आपका कैलोरी, वो है आपका कैलोरी या फिर किलो कैलोरी, ठीक है। तो जो कॉमनली यूज्ड यूनिट है वो है कैलोरी या फिर किलो कैलोरी, ठीक है। अब समझते हैं कि कैलोरी क्या होता है। अगर आपको क्वेश्चन दे दे कि डिफाइन 1 कैलोरी, तो उसको कैसे हम लोग बनाएंगे? अगर आपको यहां पे क्वेश्चन में दे दे कि 1 कैलोरी किसको बोलते हैं हम लोग, अगर आपको सवाल पूछ दे कि व्हाट इज 1 कैलोरी, तो हम लोग यहां पे कैसे लिखेंगे? देखिए ध्यान से समझिए। 1 कैलोरी का मतलब होता है कि आप 1 ग्राम पानी लीजिए, 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आपको उसको जितना हीट देना पड़ेगा, वही अमाउंट ऑफ हीट जो होता है वो 1 कैलोरी हीट कहलाता है। मतलब समझिए, आप 1 ग्राम वाटर ले लीजिए, ठीक है। 1 ग्राम वाटर है। अब इस 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर आपको 1 डिग्री से बढ़ाना है, ठीक है। जो भी इसका टेम्परेचर है उसको 1 डिग्री से बढ़ाना है मेरे को, ठीक है। तो इस पानी का टेम्परेचर, जाहिर सा बात है इसको हीट देना पड़ेगा, अगर इसका टेम्परेचर बढ़ाना है तो जाहिर सा बात है इसको हीट देना पड़ेगा अगर इसका टेम्परेचर बढ़ाना है तो 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए जितना हीट एनर्जी उसको देना पड़ता है, उसी हीट को हम लोग 1 कैलोरी हीट बोलते हैं। मतलब हम लोग लिखेंगे द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द temperature of 1 gram water by 1 degree Celsius. The amount of heat required to raise the temperature of 1 gram water by 1 degree Celsius. 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर को 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा देना है, 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा देना है। 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए क्या उसको कुछ हीट देना पड़ेगा, तभी जाके टेम्परेचर बढ़ेगा। तो जितना हीट उसको देंगे 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, दैट इज कॉल्ड क्या? 1 कैलोरी। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस इज नोन एज 1 कैलोरी। इसी को हम लोग बोलते हैं 1 कैलोरी। अब अगर और ज्यादा प्रिसाइज आपको चाहिए, क्योंकि देखिए बात समझना कि पानी जो होता है ना, पानी बड़ा कमाल का चीज है। पानी का टेम्परेचर मान लो 10 डिग्री सेल्सियस पे है, मान लो 10 डिग्री सेल्सियस पे, मेरे को उसको 11 डिग्री सेल्सियस पे करना है, तो इस दौरान इसको जो हीट देना पड़ेगा उसका वैल्यू कुछ और होगा। मान लो 12 डिग्री सेल्सियस से 13 डिग्री सेल्सियस पे करना है, तो उस समय जो हीट देना पड़ेगा उसका वैल्यू कुछ और होगा, है ना। मान लो 20 डिग्री सेल्सियस पे है और 21 डिग्री सेल्सियस पे करना है, तो उस समय जो अमाउंट ऑफ हीट देना पड़ेगा वो अमाउंट ऑफ हीट कुछ और होगा। तो सर आप तो बोले कि 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितना हीट देना पड़ता है, हाँ, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि अगर और ज्यादा प्रिसाइज डेफिनेशन चाहिए, मोर प्रिसाइजली अगर मेरे से कोई और ज्यादा प्रिसाइजली पूछे कि एक्चुअली कितना से कितना टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 1 कैलोरी हीट चाहिए, तो मैं बोलूंगा कि 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक, ये एक डिग्री सेल्सियस चेंज हुआ। 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर 14.5 से 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 14.5 से 15.5 पहुंचाने में जितना हीट देना पड़ता है, एक्चुअली वो 1 कैलोरी हीट कहलाता है।
उम्मीद आपको समझ में आया होगा कि अगर प्रिसाइजली बोला जाए, ज्यादा प्रिसाइजली, ज्यादा एक्यूरेट डेफिनेशन बोला जाए, तो मैं बोलूंगा कि 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर 14.5 14.5 से 15.5 पहुंचाने के लिए जितना हीट देना पड़ेगा, इसको जितना हीट देना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड 1 कैलोरी हीट। ठीक है, तो मैं लिखूंगा कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द temperature from 14.5 degree Celsius to 15.5 degree Celsius. The amount of temperature required to raise the temperature from 14.5 to of 1 gram water is known as 1 calorie. इसी को हम लोग बच्चों 1 कैलोरी हीट कहते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग समझते हैं 1 किलो कैलोरी हीट के बारे में। 1 किलो कैलोरी हीट। आप 1 कैलोरी हीट के बारे में तो समझ गए क्या होता है 1 कैलोरी हीट। 1 कैलोरी हीट मतलब 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने में जितना हीट देना पड़ता है 1 ग्राम पानी को, उसको बोलते हैं 1 कैलोरी हीट। अब उसी का एक दूसरा यूनिट है 1 किलो कैलोरी हीट। इसमें बस इतना करना है कि जहां आप 1 ग्राम पानी ले रहे थे वहीं पे अब आपको 1 केजी पानी ले लेना है। मतलब द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड required to raise the temperature of 1 kg water from 14.5 degree Celsius to 15.5 डिग्री सेल्सियस। सेम कहानी है, बस 1 किलो कैलोरी के लिए आपको 1 ग्राम की जगह 1 केजी हीट ले लेना है। सेम डेफिनेशन यहाँ पे काम आ जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग अब समझते हैं कि 1 कैलोरी में कितना। जाहिर सा बात है 1 कैलोरी जो है वो आपका यूनिट ऑफ हीट है और जूल भी यूनिट ऑफ हीट है, मतलब जूल भी यूनिट ऑफ हीट एनर्जी है। तो 1 कैलोरी में आपका ऑलमोस्ट 14.18 जूल होता है। इसको अप्रॉक्सीमेटली हम लोग 14.2 जूल के बराबर लिखते हैं। और 1 किलो कैलोरी में 1000 कैलोरी के बराबर होता है। हमेशा याद रखिएगा कि हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम वो बॉडी जिसके पास ज़्यादा हीट है टू वो बॉडी जिसके पास कम हीट है। मतलब हीट हमेशा ज़्यादा हीट से कम के तरफ फ्लो होता है। मान लीजिए एक बॉडी है जिसके पास 1000 कैलोरी हीट है और एक बॉडी है जिसके पास 800 कैलोरी हीट है, तो हीट हमेशा 1000 से 800 के तरफ फ्लो करेगा। ठीक है, इसको समझने के लिए एक और पैरामीटर हम लोग के पास है जिसको हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर। आइए टेम्परेचर के बारे में समझते हैं क्या होता है। देखिए टेम्परेचर क्या होता है। टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर का मतलब होता है, टेम्परेचर एक पैरामीटर है, पैरामीटर which determines degree of hotness or coldness
ऑफ अ बॉडी। मतलब समझिए कि कोई बॉडी कितना ज्यादा गर्म या ठंडा है ये कौन डिसाइड करता है? ये टेम्परेचर डिसाइड करता है। टेम्परेचर एक पैरामीटर है, जो बॉडी ज्यादा गर्म होगा उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, जो बॉडी कम गर्म होगा ये उसका टेम्परेचर कम होगा। बस इसी चीज को डिफाइन करता है टेम्परेचर। ठीक है, तो इट ऑल्सो determines the direction of flow of heat। हीट के फ्लो के डायरेक्शन को भी ये डिटरमाइन करेगा। जो बॉडी के पास टेम्परेचर ज्यादा होगा जाहिर सा बात है कि उसके पास हीट भी ज्यादा होगा, और जिस बॉडी के पास टेम्परेचर कम होगा जाहिर सा बात है कि उसके पास हीट भी कम होगा। तो हीट हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर वाले बॉडी के तरफ फ्लो करेगा। ठीक है, it also determines the direction of flow of heat। heat always flows from body of high temperature to body of low टेम्परेचर। हीट हमेशा हाई टेम्परेचर वाले बॉडी से लो टेम्परेचर वाले बॉडी की तरफ फ्लो करता है। ठीक है, अच्छा अगर हम लोग यूनिट ऑफ टेम्परेचर का बात करें, यूनिट ऑफ टेम्परेचर का बात करें तो पहला होता है सेल्सियस, जिसको डिग्री सेल्सियस बोलते हैं, और दूसरा होता है केल्विन, जिसको के बोलते हैं। याद रखिएगा के के आगे डिग्री नहीं लगाना है, सिर्फ सेल्सियस के आगे डिग्री लगेगा। ठीक है, तो एक होता है सेल्सियस, एक होता है केल्विन, जिसको हम लोग डिग्री सेल्सियस और इसको केल्विन बोलते हैं। अच्छा, अब दोनों के बीच में रिलेशन क्या है? ऐसा यूनिट ये है केल्विन। रिलेशन क्या है दोनों के बीच में? रिलेशन है कि अगर आपको T डिग्री सेल्सियस है और आपको उसको केल्विन में कन्वर्ट करना है तो आपको 273 प्लस T करना पड़ेगा। सर नहीं समझ आया? देखिए एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई एक बॉडी का टेम्परेचर जो है वो 20 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, मैंने पूछा कि केल्विन में कितना टेम्परेचर है वो बताइए, तो आप सीधा सीधा 273 में 20 ऐड कर देंगे, 20 में 273 ऐड कर देंगे, 293 केल्विन उसका वैल्यू हो जाएगा। तो आप समझ पा रहे हैं कि सेल्सियस में और केल्विन में दोनों वैल्यू अलग अलग होता है। अच्छा एक बात बताइए, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि T इन डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू T एट केल्विन? क्या ये बोला जा सकता है? सोच के बताइए। जाहिर सा बात है नहीं बोला जा सकता। अरे 20 डिग्री सेल्सियस 293 केल्विन के बराबर है, मतलब समझो कितना ज्यादा बड़ा वैल्यू है। तो कैसे दोनों बराबर हो सकता है? सेल्सियस में वैल्यू और केल्विन में वैल्यू बराबर नहीं हो सकता है, ये दोनों बराबर नहीं होगा। लेकिन अगर मैं ये लिख दूं कि डेल्टा टी इन डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू डेल्टा टी इन केल्विन, तो ये एकदम सेम टू सेम सही होगा। सर कैसे, समझाइए। देखिए डेल्टा का मतलब क्या होता है? चेंज इन टेम्परेचर इन सेल्सियस इज इक्वल टू चेंज इन टेम्परेचर इन केल्विन। यही वाला एग्जांपल लेते हैं। देखिए पहले 20 डिग्री सेल्सियस था और 273 डिग्री केल्विन था, 273 केल्विन था एक्चुअली। मैंने काम किया, इसमें +5 डिग्री सेल्सियस ऐड कर दिया, तो कितना हो गया? 25 डिग्री सेल्सियस। भाई 20 था, 5 और ऐड कर दिया, कितना हो गया? 25। ठीक है, अब 25 डिग्री सेल्सियस में कितना केल्विन होता है थोड़ा निकाल के देख लीजिए। तो क्या करना है? 25 में 273 ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा? मेरे हिसाब से 298 केल्विन हो जाएगा। 25 में 273 ऐड कर दीजिए। अब तुम देखो यहां पे भी कितना चेंज हुआ है? क्या 5 केल्विन कहीं चेंज हुआ है? मतलब चेंज इन टेम्परेचर सेल्सियस में और चेंज इन टेम्परेचर केल्विन में ये दोनों बराबर होगा। टेम्परेचर का वैल्यू सेल्सियस में और केल्विन में अलग अलग होता है, लेकिन आप अगर टेम्परेचर को चेंज कर रहे हैं सेल्सियस में और टेम्परेचर को चेंज कर रहे हैं केल्विन में, तो चेंज इन टेम्परेचर इन सेल्सियस एंड चेंज इन टेम्परेचर इन केल्विन दोनों बराबर बराबर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको न्यूमेरिकल्स में बहुत मदद करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए अब हम लोग समझते हैं फैक्टर्स affecting amount of heat absorbed by a body. Factors affecting amount of heat absorbed by a body. कि एक बॉडी को अगर हीट दिए हम, मान लीजिए ये मार्कर है, इस मार्कर को मैंने हीट दिया बाहर से इसको हीट एनर्जी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जाहिर सा बात है कि इस मार्कर कुछ फैक्टर्स के ऊपर कितना हीट ये एब्जॉर्ब करेगा, ये कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा। तो पहला फैक्टर जो है, अच्छा हीट को क्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है, हीट इज डिनोटेड बाय क्यू, ठीक है, कितना हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है उसको क्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो पहला फैक्टर है कि क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द बॉडी। समझो, बॉडी का जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा। बात समझो, मान लो मेरे पास 5 ग्राम पानी है, 5 ग्राम वाटर है, तो उसको कुछ हीट देना पड़ेगा, मान लो उसको 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है, और 5 केजी पानी है उसको हीट देना पड़ेगा। दोनों का हीट में अंतर होगा कि नहीं? 5 ग्राम पानी थोड़ा सा हीट लेकर के ही गर्म हो जाएगा, लेकिन 5 केजी पानी ज्यादा हीट लेगा तब जाकर के 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएगा। तो समझिए जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा हीट लगेगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या है यहाँ पे? डेल्टा टी है यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर। डेल्टा टी इज चेंज इन टेम्परेचर। डेल्टा टी क्या है यहाँ पे? चेंज इन टेम्परेचर। अब बात को समझिए कि मान लीजिए मेरे पास 5 केजी पानी है, 5 केजी पानी है, एक पतीला में 5 केजी पानी रखा हुआ है। अब मान लो कि इसको हम, ये अभी 20 डिग्री सेल्सियस पे है, 20 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, और हम इसको लेके जाना चाहते हैं 50 डिग्री सेल्सियस पे। मतलब चेंज इन टेम्परेचर कितना का है? चेंज इन टेम्परेचर कितना का है? चेंज इन टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस का। चेंज इन टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस का है। तो इसमें जो हीट लगेगा, और मान लो हम इसको 20 से 100 डिग्री सेल्सियस पे लेके जाना चाहते हैं, तो चेंज इन टेम्परेचर कितना का है? डेल्टा टी कितना का है? 80 डिग्री सेल्सियस का। दोनों केस में किसमें ज़्यादा हीट लगेगा? आपको क्या लगता है? जाहिर सा बात है ये वाला में ज़्यादा हीट लगेगा। मतलब जितना मेरे को टेम्परेचर चेंज करना है उतना ज़्यादा उसको हीट प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। हम ये बोल सकते हैं कि Q दोनों मिला करके इज प्रोपोर्शनल टू मास इनटू डेल्टा टी, ठीक है। हम बोल सकते हैं कि Q इज प्रोपोर्शनल टू मास इनटू डेल्टा टी। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के इक्वल टू लाने के लिए एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है। तो Q इज इक्वल टू, कांस्टेंट आएगा स्मॉल c, cm डेल्टा टी। कांस्टेंट आएगा स्मॉल c, दैट इज cm डेल्टा टी। तो मैं कह सकता हूं ये जो c है, c इज proportionality constant known as specific heat capacity। C जो है यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है जिसका नाम है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अभी हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में ही बात करेंगे। चलिए, तो इन 3 चीज़ों के ऊपर, और ये बेसिकली this is specific heat capacity, it is different for different materials। अलग अलग मटेरियल्स के लिए जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगा वो अलग अलग होगा। जैसे इस मार्कर का अलग होगा, बॉटल का अलग होगा, है ना, अलग अलग मार्कर, अलग अलग मटेरियल्स का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, कॉपर का अलग होगा, वाटर का अलग होगा, ठीक है। तो अलग अलग मटेरियल्स के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का वैल्यू अलग अलग होता है। तो डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल्स, मटेरियल के ऊपर भी बेसिकली Q डिपेंड करता है कि कौन से मटेरियल को हीट दे रहे हैं। तो सबसे पहला डिपेंड कर रहा है मास के ऊपर, दूसरा डिपेंड कर रहा है चेंज इन टेम्परेचर के ऊपर, और तीसरा डिपेंड कर रहा है आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के ऊपर। अब हम लोग समझते हैं इसके बारे में, अभी हम लोग बात करेंगे
इससे पहले एक टॉपिक है थर्मल कैपेसिटी, उसके बारे में बात कर लेते हैं, या हीट कैपेसिटी। आइए बात करते हैं हम लोग थर्मल थर्मल कैपेसिटी या फिर हीट कैपेसिटी के बारे में। थर्मल कैपेसिटी या फिर हीट कैपेसिटी के बारे में। थर्मल कैपेसिटी या हीट कैपेसिटी को हम लोग C डैश से डिनोट करते हैं। क्या होता है ये, ध्यान से समझिएगा। किसी भी मटेरियल का जो हीट कैपेसिटी या थर्मल कैपेसिटी होता है उसको ऐसे डिफाइन किया जाता है कि उस मटेरियल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए या 1 केल्विन से बढ़ाने के लिए उसको जितना हीट का रिक्वायरमेंट है, जैसे मान लीजिए इस मार्कर का थर्मल कैपेसिटी या हीट कैपेसिटी मुझे निकालना है, तो मैं ये बोलूँगा कि इस मार्कर का भी जो भी टेम्परेचर है, मान लेते हैं इसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, तो मेरे को इसको 25 से 26 डिग्री सेल्सियस लेके जाने में इसको कुछ हीट देना पड़ेगा। जाहिर सा बात है 25 है, 25 से 26 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तो मेरे को इसको हीट देना पड़ेगा। तो इस मार्कर को जितना हीट देना पड़ेगा ताकि इसका टेम्परेचर 25 से 26 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाए, उसी को हम लोग बोलते हैं उसका हीट कैपेसिटी या थर्मल कैपेसिटी। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट required to raise the temperature of body by 1 डिग्री सेल्सियस या फिर 1 केल्विन। अब आप बोलेंगे सर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन कैसे? अरे चेंज इन टेम्परेचर तो सेम ही होगा ना भाई, डिग्री सेल्सियस में बोलो या केल्विन में बोलो, टेम्परेचर का वैल्यू अलग अलग होगा, लेकिन जितना बढ़ रहा इधर जितना बढ़ रहा उधर वो तो सेम ही होगा दोनों के लिए, है ना। तो 1 डिग्री सेल्सियस का बात कीजिए या 1 केल्विन का बात कीजिए, तो हम बोलेंगे C डैश इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस, Q बाई डेल्टा T। अब आपको दिक्कत होगा कि आप डेल्टा T क्यों लिख दिए सर नीचे में? अरे डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर है, चेंज इन टेम्परेचर है। बात समझो, 1 यूनिट टेम्परेचर चेंज करने पे जितना हीट दिया जाता है, जितना हीट का रिक्वायरमेंट होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? हीट कैपेसिटी। 1 यूनिट टेम्परेचर चेंज करने पे, तो इसीलिए चेंज इन टेम्परेचर चेंज इन पर यूनिट टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड चेंज इन पर यूनिट टेम्परेचर। 1 यूनिट टेम्परेचर चेंज करने में जितना हीट का रिक्वायरमेंट है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हीट कैपेसिटी। इसीलिए यहाँ पे नीचे में हम लोग डेल्टा टी लिखे। अब समझिए, अगर इसका यूनिट का बात किया जाए, यूनिट ऑफ डेल्टा टी का बात किया जाए, तो Q का यूनिट क्या हो जाएगा? जूल। और टेम्परेचर का यूनिट, मेरे हिसाब से टेम्परेचर का यूनिट क्या हो जाएगा? केल्विन। तो ये बन जाएगा जूल पर केल्विन या फिर जूल पर डिग्री सेल्सियस। ये हो जाएगा यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है। ये तो हीट कैपेसिटी का बात हुआ, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। क्या होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? भाई ये हीट कैपेसिटी के जैसा ही है, लेकिन बस 1 यूनिट मास के लिए डिफाइंड है। मतलब समझो, हम क्या बताए थे हीट कैपेसिटी में? इस मार्कर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितना हीट का रिक्वायरमेंट है उसी को हम लोग क्या इसका हीट कैपेसिटी बोलेंगे।
अब थोड़ा और इसमें चेंजेस करते हैं। 1 ग्राम मार्कर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितना हीट का रिक्वायरमेंट है उसी को हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलेंगे इस मार्कर का। समझ में आया बात? 1 ग्राम मार्कर को काट करके एक टुकड़ा ले लिए, 1 ग्राम ले लिए। 1 ग्राम मार्कर का टेम्परेचर मेरे को 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन से बढ़ाना है, तब जो जितना हीट का रिक्वायरमेंट है उसको इस मार्कर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलेंगे। पूरा मार्कर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है तो हीट कैपेसिटी, और सिर्फ 1 ग्राम मार्कर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है तो उसको बोलते हैं हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द मार्कर। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। तो अगर मैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में बात करूं तो ये हो जाएगा द अमाउंट ऑफ heat required to raise the temperature of यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस। याद रखिएगा 1 ग्राम यूनिट मास, या तो 1 ग्राम या तो 1 केजी यूनिट मास। यूनिट का मतलब ही 1 होता है। यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस या फिर 1 केल्विन। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन इज नोन एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसी को हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलते हैं। तो भैया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में जाहिर सा बात है क्यू से ही डिनोट, सी से डिनोट करते हैं इसको, स्मॉल सी, उसको सी डैश से डिनोट कर रहे थे, इसको स्मॉल सी से डिनोट कर रहे हैं। तो स्मॉल सी इज इक्वल टू, देखो ध्यान से सुनना, क्यू बाई डेल्टा टी, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाई 1 डिग्री सेल्सियस, लेकिन यूनिट मास के लिए है तो यहां पे एम भी लग जाएगा। समझ में आ रहा है बात? यूनिट मास के लिए 1 यूनिट मास का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है। अब सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस नहीं बढ़ाना है, 1 यूनिट मास का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है तो यहाँ नीचे में एम भी लग जाएगा। तो ये आपका एक्चुअली स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और यहीं से एक्चुअली वो वाला फॉर्मूला जो अभी आप देखे थे वो आ जाएगा, इसको इधर भेज देंगे तो बन जाएगा Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। अच्छा, अब यहाँ से इसका अगर यूनिट का बात कर लिया जाए तो यूनिट कितना बन जाएगा इसका, जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस या पर केल्विन। पर केल्विन बोल दो या जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस बोल दो। अच्छा, और हो सकता है जूल के जगह कैलोरी भी तो ले सकते हैं, हाँ या ना भाई? बड़ा यूनिट होगा, बड़ा हीट देना है तो जूल, छोटा देना है तो कैलोरी, तो क्या लेंगे, कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन या फिर कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। दोनों का बात देखिए। एक बात बताइए, क्या ये वाला चीज, कलर चेंज करते हैं, ये वाला चीज आपको क्या हीट कैपेसिटी जैसा नहीं दिख रहा, सी डैश जैसा? तो क्या यहीं से ऐसा नहीं लिखा जा सकता, C इज इक्वल टू सी डैश बाई एम? क्या ये लिखा जा सकता है, C इज इक्वल टू सी डैश बाई एम? ये आ जाएगा आपका रिलेशन बिटवीन हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। रिलेशन बिटवीन हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बीच में रिलेशन क्या है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को अगर आप मास से डिवाइड कर दीजिए, जाहिर सा बात है हीट कैपेसिटी क्या, 1 यूनिट टेम्परेचर, सिर्फ 1 यूनिट टेम्परेचर बढ़ा रहा था, अब मास के लिए डिफाइंड हो गया तो मास से डिवाइड कर दीजिए, क्या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकल जाएगा आपका। ठीक है, तो हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बीच में ये रिलेशन है आपका। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए अब आता है
वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होता है ना, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज वेरी हाई। पानी का जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, वो ऑलमोस्ट होता है 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन या पर डिग्री सेल्सियस। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन, बहुत हाई है भाई ये। मतलब समझ में आ रहा है? अगर हमको केजी के लिए चाहिए तो इसी को 1000 तो 4200 जूल पर केजी पर केल्विन। मतलब समझे इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझना बहुत जरूरी है कि 1 केजी पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए, ध्यान से सुनना, 1 केजी पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए हीट जो देना पड़ेगा वो कितना देना पड़ेगा दोस्तों? 4200 जूल। बहुत ज़्यादा, 4200 जूल देंगे ना 1 केजी पानी को, तब 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ाएगा। मतलब बहुत ज़्यादा हीट चाहिए। तो इसका मतलब वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है और इसीलिए वाटर गर्म होने में भी समय लेता है और ठंडा होने में भी समय लेता है। वाटर टेक्स टाइम इन बीइंग हॉट और कोल्ड। वाटर जो है वो गर्म होने में या ठंडा होने में समय लेता है भाई, है ना। जल्दी गर्म भी नहीं होता है और जल्दी ठंडा भी नहीं होता है। मतलब समझ में आ रहा? अगर वाटर को ठंडा भी होना है तो समझो कि 1 केजी वाटर 4200 जूल हीट अपने में से बाहर निकालेगा, तब जाकर के 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन टेम्परेचर कम होगा, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होगा। समझ में आ रहा? 4200 जूल बाहर निकालेगा, तब बहुत ज़्यादा है ना। इसीलिए वो जल्दी नहीं हो सकता है गर्म या ठंडा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग वाटर का इस्तेमाल कर लेते हैं। ये वाला जो प्रॉपर्टी है वाटर का बहुत यूजफुल है हम लोग के लिए। कैसे? पहला हॉट एप्लीकेशंस है इसका। एप्लीकेशंस क्या है? हॉट वाटर बैग। हॉट वाटर बैग में आप लोग देखें फर्मेंटेशन के लिए, जब भी किसी को पेट दर्द हो जाता है, किसी को कहीं सूजन हो जाता है, कंधा में दर्द हो जाता है, तो क्या करते हैं लोग? हॉट वाटर, एक तो चमड़ा का बैग होता है, हॉट वाटर उसमें भर करके और उसको रख करके सेकते हैं। पानी ही क्यों भरा जाता है, कभी सोचे हैं? क्योंकि पानी का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है भाई। पानी जल्दी ठंडा ही नहीं होगा, है ना। अगर उसमें 1 केजी पानी हम डाल दिए, 1 लीटर पानी अगर हम उसमें डाल दिए, तो समझना कि 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम करेगा। कितना हीट लूज करके? 4200। मतलब बहुत समय लग जाएगा उसको ठंडा होने में, ठीक है। तो इट टेक्स टाइम, कूलिंग में बहुत समय लेता है ना। तो हॉट वाटर बैग में वाटर ही यूज होता है, क्योंकि वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना है? 4.2 जूल। दोनों आप चाहे ग्राम के लिए बोलिए तो ये वैल्यू और केजी के लिए बोलिए तो ये वैल्यू, जूल पर ग्राम पर केल्विन। बहुत ज़्यादा हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, इसीलिए, ठीक है। अच्छा, जो कोल्ड कंट्रीज होता है, जिसमें जो बेवरेजेस होता है, ड्रिंक्स जो होता है बेवरेजेस, उसको ना पानी से भरा कंटेनर में डाल के रखा जाता है ना। Beverages in cold countries are kept in water-filled container। वाटर फिल्ड कंटेनर, पानी से भरा कंटेनर में डुबा के रखा जाता है। समझिए, जो कोल्ड कंट्री है उसका एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बहुत कम है। अगर नॉर्मली हम बाहर रखेंगे उसको
तो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इतना कम है कि जो बेवरेजेस है, जो कोल्ड ड्रिंक्स है, जो जूस का पैकेट्स है, वो क्या हो जाएगा, वो जम जाएगा तो कोई खरीदेगा नहीं। पानी में डुबा के रखते हैं, क्यों? क्योंकि पानी ठंडा होने में बहुत समय लेगा। नॉर्मल वाटर में, रूम टेम्परेचर नॉर्मल वाटर जो होता है उसमें डुबा के रखते हैं, क्योंकि वो ठंडा होने में बहुत टाइम लेगा, वो जल्दी ठंडा नहीं होगा, है ना। क्योंकि ठंडा होने के लिए उसको 1 kg पानी को 1 डिग्री सेल्सियस ठंडा होने के लिए कितना हीट निकालना पड़ता है, 4200 जूल, मतलब ठंडा होने में बहुत ज़्यादा समय लेगा। तो उसमें डाल के इसीलिए रखते हैं उसको हम लोग, ठीक है। तो ये सब कुछ एप्लीकेशंस है आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के ऊपर। अब हम लोग बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री के ऊपर। क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री? प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री के ऊपर क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, आइए समझते हैं। देखिए, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री का मतलब होता है कि मान लो मेरे पास 2 बॉडी है, बॉडी नंबर 1 और बॉडी नंबर 2। मान लेते हैं इसका मास है मेरे लिए m1 और इसका मास है मेरे लिए m2। इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है C1, इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है C2। इसका टेम्परेचर है T1 और इसका टेम्परेचर है T2, ठीक है। अब बात को समझिएगा, मास m1, m2, c1, c2 स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और T1 टेम्परेचर T2, ठीक है। हम मान के चल रहे हैं एज्यूमिंग कि T1 इज ग्रेटर देन T2। T1 जो टेम्परेचर है, मतलब बॉडी 1 का टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा है, बॉडी 2 का टेम्परेचर कम है। तो आप मेरे को बताइए हीट कहाँ से कहाँ फ्लो होगा? जाहिर सा बात है कि बॉडी 1 से बॉडी 2 की तरफ हीट फ्लो करेगा। क्यों? क्योंकि इसका टेम्परेचर ज़्यादा है T1, इसका टेम्परेचर कम है। कब तक फ्लो करेगा? हीट फ्लोस फ्रॉम हॉट बॉडी टू cold body until both the bodies acquire same temperature। हीट जो है वो हमेशा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ फ्लो करता है अनलेस एंड अनटिल दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। तो हम मान के चल रहे हैं कि दोनों का जो कॉमन टेम्परेचर हो जाने वाला है थोड़ा समय के बाद, कॉमन टेम्परेचर, जाहिर सा बात है कि ये ज़्यादा गर्म है, ये ठंडा है, तो ये अपने में से हीट देगा तो इसका टेम्परेचर घटेगा और ये हीट लेगा तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। मान लेते हैं दोनों का टेम्परेचर कैपिटल T हो जाएगा कुछ समय के बाद, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री ये बोलता है ना कि ड्यूरिंग द ट्रांसफर ऑफ हीट, जब हीट इससे इसमें फ्लो होगा तो अगर कोई लॉसेस नहीं है, इफ देयर इज नो लॉसेस, देन अमाउंट ऑफ हीट गिवन बाय हॉट बॉडी will be equal to amount of heat given by cold body। अगर इन दोनों के बीच में हीट फ्लो हो रहा है और कोई भी लॉस नहीं है, तो मेरा बात ध्यान से सुनिएगा कि जितना हीट ये देगा उतना ही हीट ये लेगा। समझ में आया? अगर लॉसेस को हम नेग्लेक्ट करके चलें तो, और हमारे सिलेबस में अभी हमें लॉसेस को नेग्लेक्ट करना है,
ठीक है। तो जाहिर सा बात है कि जितना हीट ये देगा उतना ही हीट ये लेगा, यही बोलता है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। अगर तुमसे पूछ दे कि व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, तो आप सीधा सीधा ये वाला लाइन लिख के आ जाइएगा, बात खत्म। कि अमाउंट ऑफ हीट गिवन बाय हॉट बॉडी इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट टेकन बाय, गिवन नहीं, टेकन बाय कोल्ड बॉडी। जितना हॉट बॉडी हीट देगा उतना ही कोल्ड बॉडी हीट लेगा, ठीक है। तो अब आइए हॉट बॉडी मान लेते हैं Q1 हीट दे रहा है और कोल्ड बॉडी हीट ले रहा है वो Q2 है, दोनों आपस में बराबर होगा। मान लेते हैं हॉट बॉडी दे रहा है हीट Q1 और कोल्ड बॉडी हीट ले रहा है Q2, हम बोल रहे हैं दोनों आपस में बराबर है, ठीक। तो अभी तुरंत पढ़े थे कि Q बराबर क्या होता है, mc डेल्टा टी, ठीक है। तो आइए समझते हैं। पहला बॉडी का m कितना, मास कितना m1, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना c1, टेम्परेचर कितना T1, ना mc डेल्टा टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर। अब यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि T1 और T में बड़ा कौन होगा। सोचो थोड़ा सा कि T1 और T में बड़ा कौन होगा, थोड़ा दिमाग लगाओ कि इसका टेम्परेचर ज़्यादा है और इसका टेम्परेचर कम है, तो ये टेम्परेचर देना शुरू करेगा और थोड़ी देर के बाद एक अपने से जिस टेम्परेचर पे ये था उससे थोड़ा कम टेम्परेचर पे जाके सेटल होगा। और इसका टेम्परेचर कम था तो ये लेना शुरू करेगा और ये भी इस टेम्परेचर पे आएगा। तो जाहिर सा बात है यहाँ कहीं T1 है, यहाँ कहीं T है और यहाँ कहीं T2 है। समझ में आ रहा है कि T1 का टेम्परेचर सबसे ज़्यादा, T का टेम्परेचर कम और T2 का टेम्परेचर उससे भी कम। तभी ना ये अपना हीट देना शुरू करेगा और इसका टेम्परेचर घटेगा तो T के बराबर आएगा, और ये हीट लेगा और टेम्परेचर बढ़ेगा तो T के बराबर रहेगा। तो T1 और T में ज़्यादा टेम्परेचर किसका है, T1 का। तो हम लोग लिखेंगे हमेशा बड़ा में से छोटा माइनस करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा T1 माइनस T इज इक्वल टू, यहाँ पे दूसरा बॉडी के लिए मास कितना m2 c2 और चेंज इन टेम्परेचर कितना T2 माइनस T या T माइनस T2, दोनों में बड़ा कौन है, T बड़ा है भाई। तो कितना हो जाएगा T माइनस T2। यही होता है आपका प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। अगर आपसे प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री डिफाइन करने बोल दे कि डिफाइन प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, तो आप ये वाला डेफिनेशन लिख करके ये इक्वेशन लिख के आ जाइएगा, आपको पूरा नंबर मिलेगा। हाँ, लेकिन इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। डायरेक्टली ये पूछा जाए इसका चांसेस कम है, पूछा गया है बोर्ड्स में, लेकिन न्यूमेरिकल्स इसके ऊपर ज़्यादा पूछा जाता है।